Om Shanti and a very good evening to all of you. क्वेश्चन आंसर की सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई प्रश्न ऐसा है जिसके साथ कोई महत्व का छोटा बड़ा टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं सेपरेटली ले लेता हूं। और आज का वो टॉपिक है द वर्ड टू, जो आप ऊपर देख सकते हैं, टू, ऑल्सो, एज वेल, वेरी। ये सबका मीनिंग भी होता है। हिंदी में हम जो भी बोलते हैं, मैं भी, ये सभी एडवर्ब्स है और इनका संबंध नाउन से नहीं क्रियापद से होता है। लेकिन भले इनका मीनिंग भी है, इंग्लिश के अंदर इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और सब इंटरचेंजेबल नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, मीनिंग सेम है फिर भी। तो वो मैं आज आपको दिखाता हूं कि कहाँ पे कौन सा शब्द लगेगा। सबसे पहले हम टू से स्टार्ट करते हैं। TOO, इसका मीनिंग भी होता है, ये एज वेल भी कहा जाता है और आप ऑल्सो भी कह सकते हैं। ये किस तरह इस्तेमाल होता है मैं आपको वाक्य बना के दिखाता हूं। आई विल ईट रोटीज, मैं रोटी खाऊंगा। आई विल ईट राइस टू, मैं राइस भी खाऊंगा। हिंदी में एक ही भी है, मैं रोटी खाऊंगा, मैं राइस भी खाऊंगा। आई विल ईट रोटीज, आई विल ईट राइस टू। लेकिन इंग्लिश में हम ऑल्सो भी लिख सकते हैं, आई विल ईट राइस ऑल्सो, और ये भी कह सकते हैं आई विल ईट राइस एज वेल। लेकिन इस जगह पे वेरी शब्द नहीं आ सकता, VERY वेरी नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको रेड फॉन्ट में लाल अक्षर में लिखा है। दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, सीरियल नंबर 2 में। ये जो टू नाम का एडवर्ब है वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ होता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से या ऑब्जेक्ट से। और ये जो भी शब्द से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके पीछे उसके बाद में आएगा। जैसे हम अशोक की बात करते हैं कि अशोक ऑफिस में काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कभी इमरजेंसी है तो गाड़ी भी चलाता है। तो अशोक टू कैन ड्राइव, किसको मालूम नहीं, क्योंकि अशोक का ये काम नहीं है। कंपनी में ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर बीमार है, नहीं आया है, तो अशोक गाड़ी चला लेता है। तो जब ड्राइवर की बात निकलती है तो कहा जाता है अशोक भी गाड़ी चला लेता है, चला सकता है। अशोक टू कैन ड्राइव, अशोक ऑल्सो कैन ड्राइव। तो ये एक बात हो गई कि जहां हम अशोक की बात करते हैं कि काम ऑफिस में करता है लेकिन ड्राइविंग जानता है, तो इमरजेंसी में काम लगेगा। अभी हम टू को सब्जेक्ट से हटा के क्रियापद में आ जाते हैं। भाई यहाँ पे जब क्रियापद में आते हैं तो यहाँ ड्राइवर की बात नहीं करते, सिर्फ अशोक की बात करते हैं। मान लो अशोक ऑफिस में काम करता है या घर में कुक है या कहीं छोटी मोटी दुकान का ध्यान रखता है, जो भी है, तो इसके बारे हम कहते हैं कि उसको ये काम तो आता है, साथ साथ में वो ड्राइविंग भी कर लेता है। अशोक कैन ड्राइव टू, अशोक कैन ड्राइव ऑल्सो, अशोक कैन ड्राइव एज वेल। मतलब अशोक ये भी काम करता है और ड्राइविंग भी जानता है। तो यहाँ पे हम भार क्रियापद पे देते हैं। अभी मान लो अशोक कुक है, घर में खाना पकाने आता है और हर रोज लोग अपने जो स्टैंडर्ड खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। हम गुजराती खाना खाते हैं, आप लोग आपकी तरह का खाना खाते होंगे। लेकिन जब हम कहना चाहते हैं कि अशोक ये खाना तो बना ही सकता है, लेकिन इसको मैक्सिकन फूड भी बनाना आता है, तो यहाँ पे हम कर्म पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अशोक कैन कुक मैक्सिकन फूड ऑल्सो, अशोक कैन कुक मैक्सिकन फूड टू, अशोक कैन कुक मैक्सिकन फूड एज वेल। वो खाना तो सभी प्रकार का बनाता है, हम जो हर रोज खाते हैं, लेकिन उसको
मैक्सिकन फूड भी आता है, कभी आपको खाना है तो खिला सकता है वो। तो यहाँ पे हम कर्म पे आते हैं। यहाँ पर भी वेरी शब्द नहीं आ सकता, इसलिए रेड फॉन्ट पे लिखा है। अभी सीरियल नंबर 3 में टू का तीसरा उपयोग मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे टू को ज्यादातर नेगेटिव यानी नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। नकारात्मक मतलब ये नहीं कि हम जो क्रिया की या जो वस्तु की बात करते हैं वो गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जो आप वाक्य पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या बात है ये। समझो मुझे चाय दी गई, बोला आप चाय पियो, चाय दी गई। अब मैंने चाय टेबल पे रखी है, मैं पीता नहीं हूं, तो मेरे जो होस्ट है, यजमान है, पूछते हैं आप चाय पियो, क्यों चाय नहीं पीते हैं? तो मैं कहता हूँ ये टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये इतनी गर्म है अभी नहीं पी सकता, 2-5 मिनट के बाद पीऊंगा मैं। टी इज टू हॉट, यहां पे वेरी आ सकता है, टी इज वेरी हॉट, और इस अपने आप में क्रियापद है। टी इज टू हॉट, तो इस क्रियापद है। तो रूल क्या है, एक क्रियापद है तो दूसरा क्रियापद नहीं आ सकता, इसलिए जो दूसरी क्रिया है पीने की क्रिया, उसको हम इन्फिनेटिव में डाल देते हैं ताकि वो क्रियापद नहीं गिना जाए। अब क्रिया भी दर्शाते हैं इन्फिनेटिव में डाल के, और उसको क्रियापद भी नहीं बनाते हैं, ये इन्फिनेटिव फॉर्म का मजा है ये। तो टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। जब हम दोस्तों से बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये टू ड्रिंक बोला नहीं जाता है, क्योंकि ये साफ है चाय पीने के लिए दी गई है, हमको हाथ धोने के लिए नहीं दी गई। तो हमारी जो डेली बातचीत होती है इसमें टू ड्रिंक नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। आपको कोई पूछे आप चाय पियो, तो आप बोलेंगे इट इज टू हॉट, ये इतनी गर्म है, मैं नहीं पी सकता। और यहाँ पे ऑल्सो नहीं आ सकता और एज वेल नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उनको रेड फॉन्ट में रखा है। सीरियल नंबर 4, यहाँ पे जो टू का इस्तेमाल है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है, और टू के बदले ऑल्सो, एज वेल या वेरी कोई भी शब्द नहीं आ सकता। यहाँ टू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। तो टू मच शुगर, बहुत ही ज्यादा शुगर, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार के वाक्य में सिर्फ टू आता है और कोई दूसरा शब्द आ नहीं सकता। चाहे आप शुगर बोलो, टू मच सॉल्ट बोलो, टू मच स्मोकिंग बोलो, जो बोलना है, लेकिन यहाँ पे टू के अलावा और कोई दूसरा शब्द आ नहीं सकता। तो ये मैंने टेलीग्राम की क्वेरी आंसर कर दी है कि टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और कुछ कुछ जगह पे आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप किस तरह से ऑल्सो या एज वेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे सीरियल नंबर 3 में हम दूसरी क्रिया टू ड्रिंक नहीं बोलते हैं, तो ये स्पोकन इंग्लिश में खास करके नहीं बोलते। आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए ही होती है। अब हम और सवाल पे जाते हैं। ज्यादातर सवाल बहुत सीधे साधे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषांतर आपके सामने है, मैं बोल के समझाता भी हूं। क्या आप मेरे माथे पर ऑयल लगा देगी? विल यू प्लीज ऑयल माई हेयर? ये इसका शाब्दिक भाषांतर है, इंडियन भाषांतर है, तीसरी लैंग्वेज। लेकिन हम जब कुछ भी लगाना है शरीर पे या कहीं पे भी, तो हम अप्लाई शब्द का, अप्लाई क्रियापद का उपयोग करते हैं। तो बेहतर वाक्य ये रहेगा, विल यू प्लीज अप्लाई ऑयल टू माई हेयर। दूसरा वाक्य था, दूसरी क्वेरी थी, मीना ने ही यह कहानी लिखी है। मैंने 2 शब्द रेड फॉन्ट में लाल अक्षर में लिखे हैं। ही जो दिखाता है कि ये कहानी मीना ने ही लिखी और किसी ने नहीं लिखी, और है से पता चलता है कि हम वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में है। इस तरह से आपको टेंस पकड़ना है। अगर लिखी थी होता तो बात पास्ट टेंस की हो जाती थी, लेकिन यहाँ है, इसलिए ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बात है। कहानी ऑलरेडी लिख डाली है मीना ने, तभी तो हमको पता चला कि मीना ने कहानी लिखी है, मतलब अभी लिख नहीं रही है, लिखने का काम पूरा हो गया है।
तो दो चीज मिला लो, कहानी लिख ली है और है, इसलिए आस्पेक्ट परफेक्ट हो जाएगा और टेंस प्रेजेंट टेंस रहेगा। मीना ओनली हैज रिटन दिस स्टोरी, ये ओनली मीना के बाद आएगा क्योंकि ये मीना के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसी के अंदर दूसरा वाक्य था, मीना ने यह कहानी नहीं लिखी है। अब देखो दूसरे वाक्य में वो मीना के बाद वाला ही नहीं है तो वो निकल जाएगा, मीना हैज नॉट रिटन दिस स्टोरी, एक सिंपल नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, मीना हैज नॉट रिटन दिस स्टोरी। तीसरा वाक्य मजे का है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हम हिंदी में इस प्रकार के क्रियापद का कई बार इस्तेमाल करते हैं, उससे लिखवाया गया है। हम घर में भी कहते हैं, तुम ये काम रहने दो, मैं नौकर से करवा देती हूं। तो ये बहुत ही कॉमन वाक्य प्रयोग है, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में इस प्रकार के वाक्य के अंदर टू मेक क्रियापद का इस्तेमाल होता है, ये मुख्य क्रियापद हो जाता है, टू मेक। देखिए पढ़िए मैंने क्या लिखा है, सीरियल नंबर 3, इसमें आपका वाक्य है, उससे लिखवाया गया है। जब हम कोई भी क्रिया दूसरे से करवाते हैं तो टू मेक, अभी टू मेक का शाब्दिक भाषांतर तो बनाना है, मैं सैंडविच बना रहा हूं, आई एम मेकिंग सैंडविचेस। सैंडविच हम कुक नहीं करते, बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये एक इडियम की तरह आता है और इसका स्पेशल उपयोग है इस प्रकार के वाक्य में। मेक का कॉन्जुगेशन होता है मेक, मेड, मेड, ये इरेगुलर क्रियापद है। अब जब हमने इस वाक्य में मुख्य क्रियापद के रूप से टू मेक का इस्तेमाल कर दिया है, तो जो क्रिया हम करवाने वाले हैं किसी से, वो क्रिया फुल क्रियापद में नहीं आ सकती, नहीं तो दो क्रियापद हो जाएंगे। तो वो किस तरह से आती है वो भी देख लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल है, किस तरह आती है इसके सब एग्जाम्पल मैंने अलग अलग आपको दे दिए हैं। Somebody has made her write the story। अब देखो हिंदी का वाक्य देखो, उससे लिखवाया गया है। इसमें किसने लिखवाया, ये सब्जेक्ट अध्यार है। किसी ने उससे लिखवाया है, उससे लिखवाया गया है। तो हम इंग्लिश में somebody रख देते हैं, हमको नहीं पता किसने ये किया। Somebody has made her write the story, ये make का past tense हो जाता है, सॉरी लिखवाया गया है तो टेंस वर्तमान काल ही रहेगा, लेकिन लिखवाने की क्रिया पूरी हो गई है इसलिए ये परफेक्ट टेंस में आ जाएगा और मेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। Somebody has made her राइट द स्टोरी, यहाँ टू राइट नहीं आएगा, राइट आएगा, लेकिन ये राइट क्रियापद में नहीं गिना जाएगा। अब अशोक रूम साफ नहीं करता है तो मैं करवाता हूं, चलो आप नहीं करवा सकते तो आई विल मेक, ये अभी मैं भविष्य काल में चला गया, आई विल मेक अशोक क्लीन द रूम। आई मेड, अभी भूतकाल की बात करता हूं, आई मेड महेश कुक द वेजिटेबल्स, वो कल ना बोलता था मैं सब्जी नहीं बनाऊंगा, तो आई मेड महेश कुक द वेजिटेबल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप कई बार इसको आपकी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ये बहुत ही कॉमन चीज है बातचीत में, कोई भी भाषा में। और प्रश्न देखते हैं, मैं योगा रोज करती हूँ। यहाँ आप 3 क्रियापद का उपयोग कर सकते हैं, 3 में से एक मतलब आई डू योगा एवरी डे, आई परफॉर्म योगा एवरी डे, आई प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप जो एक्चुअली कहना चाहते हैं उस प्रकार से आप वो क्रियापद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एवरी डे है वो 2 शब्दों में लिखा जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप जोड़ते हैं तो एवरी डे एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने इसके बाद दिया है। इफ यू यूज एवरी डे एज वन वर्ड इट बिकम्स एडजेक्टिव। इफ यू यूज जानबूझ के हिंदी में नहीं लिखा है, इफ यानी अगर
यू यूज अगर आप इस्तेमाल करते हैं एवरी डे एज वन वर्ड, जैसा मैंने लिखा है, इट बिकम्स, ये बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे कोई हमें पूछता है अरे आप हर रोज इस तरह करते हो, तो बोला हाँ भाई ये मेरा डेली रूटीन है, हर रोज करता हूं मैं ये। तो डेली के बदले हम एवरी डे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वो वन वर्ड आएगा एवरी डे। हम ये कह सकते हैं दिस इज माई डेली रूटीन, ये मेरा डेली रूटीन है, अथवा कह सकते हैं दिस इज माई एवरीडे रूटीन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के तरह यूज करते हैं, रूटीन के बारे में हमें ये शब्द कुछ ज्यादा कहता है। लेकिन हमारा जो वाक्य है उसमें हम एवरी और डे को अलग लिखेंगे। सीरियल नंबर 5, मुझे दिल्ली आना था। अब देखिए यहाँ पे मैं दो चीज आपको बताता हूँ। ये दिल्ली आना था मतलब सिर्फ इसके दिल की बात थी कि उसे दिल्ली जाना था यहाँ से। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम निकल आता है और आपको जाना ही पड़ता है, तो वो थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई थोड़ा सा दबाव होगा जाने का, तो आई हैड टू कम टू दिल्ली, मुझे दिल्ली आना था। मैं दिल्ली आना चाहता था, अगर कोई दबाव नहीं है और सिर्फ दिल्ली जाना चाहते थे तो हम वांटेड पे आएंगे। आई वांटेड टू कम टू दिल्ली। आई वांटेड में सिर्फ इच्छा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था। आई हैड टू कम टू दिल्ली मीन्स दिल्ली में कोई काम था, जरूरी काम था और मुझे आना ही था। बट लेकिन आई हैव टू पोस्टपोन इट, मुझे इसको पोस्टपोन करना पड़ता है। मतलब पोस्टपोन करना मतलब जो काम हम कल करने वाले हैं अब 8-10 दिन के बाद करेंगे, इसको पोस्टपोन कहते हैं। आई हैव टू पोस्टपोन इट फॉर सम रीजन, प्रश्न में भी कारण नहीं दिखाया गया है, किसी कारण से मैं बाद में आऊंगा। बाद में मतलब पोस्टपोन। आई हैव टू पोस्टपोन इट फॉर सम रीजन। यहाँ हैव टू इसलिए आता है कि किसी वजह से ये विजिट रुक गई है। वजह क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन वजह से रुक गई है, तो ये हमारा निर्णय नहीं है, इसलिए आई पोस्टपोन नहीं आएगा कि मैं पोस्टपोन करता हूं, मुझे करनी पड़ती है। आई हैव टू पोस्टपोन। तो यहाँ ये मीनिंग ये होता है आई हैव टू पोस्टपोन का, मुझे करनी पड़ती है, मुझे पोस्टपोन करनी पड़ती है मेरी विजिट को। सीरियल नंबर 6, तुम्हें डिप्रेशन है। अभी देखो इसमें हैव नहीं आएगा। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास डिप्रेशन है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यू हैव डिप्रेशन, बोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने वाला समझ भी जाएगा और ये इतना गलत भी नहीं है। लेकिन जब किसी रोग से कोई आदमी पीड़ित होता है तो हम इंग्लिश में टू सफर क्रियापद का इस्तेमाल करते हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मैंने सिर्फ डी लिखा है जगह बचाने के लिए। यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर राजयोग मेडिटेशन नहीं किया तो ये बढ़ जाएगा। इफ यू डू नॉट डू राजयोगा मेडिटेशन इट विल वर्सन, मीन्स खराब हो जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब हिंदी में हम कहते हैं बढ़ जाएगा, इंग्लिश में ये नहीं कहते इट विल इंक्रीज, हम कहते हैं वो खराब और तुम्हारा रोग और खराब हो जाएगा। इट विल वर्सन। जब हम डिग्री पढ़ते थे तो मैंने बताया था कि कुछ डिग्री इरेग्युलर है, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं अभी तक। तो उसमें खराब यानी बैड, और खराब की दूसरी डिग्री वर्स आती है, और वर्स में से ये क्रियापद बनता है वर्सन। इफ यू डू नॉट डू राजयोग मेडिटेशन इट विल वर्सन। सीरियल नंबर 7, इस साल हमारे शहर में बारिश बहुत हुई। इट रेन्ड अ लॉट, हम ऐसा बोलते हैं, इट रेन्ड अ लॉट इन आवर सिटी दिस ईयर। इट रेन्ड अ लॉट इन आवर सिटी दिस ईयर, सिंपल सेंटेंस है ये। अब सीरियल नंबर 8 थोड़ा अपने आप में एक छोटा सा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम दो घटना को साथ में जोड़ते हैं। हमने अभी तक एक सब्जेक्ट एक क्रियापद वाले ही वाक्य सीखे हैं, हमने दो वाक्य को कैसे जोड़ा जाता है ये सीखा ही नहीं है। लेकिन ये वाक्य इस तरह का है, फिर भी मैं दिखा देता हूं मैं, क्योंकि कई सवाल दो वाक्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो दिखा देता हूं क्या है, आप समझ जाएंगे। सीरियल नंबर 8,
जब वो स्टेशन पर पहुंचा, ये पहला वाक्य है, जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ये दूसरा वाक्य है और उसको जोड़ा गया है जब और तो से। वो स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, उसको जोड़ के एक वाक्य बनाया है। जब हम क्लॉज पढ़ते थे, मेरे शुरू की स्लाइड्स देखना, तो हम अभी इस वाक्य के बारे में कहेंगे। ये एक सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज है। पहला क्लॉज है वो स्टेशन पर पहुंचा, दूसरा क्लॉज है ट्रेन जा चुकी थी। अब एक ही वाक्य में दो पास्ट टेंस भी है, क्योंकि हम बात करते हैं कल की। आज 14 तारीख है, हम 13 तारीख की बात करते हैं। तो इसमें किस तरह से कौन सा एस्पेक्ट लिया जाता है, मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया है। 11 सितंबर को ट्रेन 6 बजे निकली। ट्रेन का टाइम था 6 बजे का डिपार्चर। वहां कोई ड्राइवर या गार्ड पूछता नहीं है भाई आपके सब लोग आ गए कि नहीं, वो ग्रीन सिग्नल होता है, गाड़ी चली जाती है। तो 11 सितंबर को ट्रेन 6 बजे निकल गई और ये बंदा स्टेशन पे 6:15 बजे पहुंचा, 6:15 को पहुंचा। अब आपको इसमें देखना है कि दोनों पास्ट टेंस में है, बात 11 सितंबर की है, लेकिन इन दो घटना में से कौन सी घटना ज्यादा पुरानी है और कौन सी घटना कम पुरानी है। तो सीधी बात है, जो घटना पहले घटी, 6 बजे ट्रेन निकली, वो ज्यादा पुरानी घटना है। और उसके बाद 15 मिनट बाद 6:15 बजे ये व्यक्ति वहां पहुंची स्टेशन पे, वो कम पुरानी बात है। ज्यादा पुरानी बात है 6 PM वाली। तो इंग्लिश का नियम है कि जब दो पास्ट टेंस है तो जो सबसे पुरानी घटना है 6 बजे वाली, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो घटना कम पुरानी है, इस आदमी का स्टेशन पे पहुंचना 6:15 बजे, वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इस वाक्य को आप आगे पीछे करके दो तरह से लिख सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो यहां मैंने परफेक्ट एस्पेक्ट पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट परफेक्ट में लिखा है वाक्य। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब इस वाक्य को आप उल्टा भी कर सकते हो, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। आप पीछे वाला वाक्य आगे भी ला सकते हो। तो व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। दो वाक्य में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूं। कि ट्रेन का जो छूटना है वो मेन वाक्य है, कि ट्रेन को तो जाना ही जाना है। प्रॉब्लम ये बंदे का है जो लेट पहुंचा, ट्रेन जल्दी नहीं निकल गई है। तो ट्रेन हैड लेफ्ट को हम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। और ये जो दूसरा हिस्सा है व्हेन ही रीच द स्टेशन, उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि वो पहले पे डिपेंडेंट है। व्हेन, समझो मैं निकाल दूं द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये शब्द मैं निकाल दूं इस वाक्य से, तो बाकी के वाक्य का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। व्हेन ही रीच द स्टेशन, क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंचा तो क्या हुआ, तो वाक्य अधूरा रह जाता है। अधूरा रह जाता है, वो डिपेंडेंट है। व्हेन ही रीच द स्टेशन। जब आप मुख्य वाक्य आगे लिखते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं, आप आगे आगे लिखते जाइए। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच द स्टेशन। लेकिन जब आप कमजोर यानी डिपेंडेंट वाक्य आगे लिखते हैं तो कॉमा चाहिए। व्हेन ही रीच द स्टेशन, कॉमा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं, दोनों करेक्ट है, आपको जो जचता है इसमें लिख सकते हैं। सीरियल नंबर 9, ज्यादा मत बोला करो। डू नॉट टॉक टू मच, जो आगे मैंने टू सिखाया वही टू है। डू नॉट टॉक टू मच, लेकिन यहाँ पे वेरी, ऑल्सो, ये सब नहीं आएगा। एक स्पेशल प्रकार का वाक्य है, डू नॉट टॉक टू मच। अब हम जो बात करने की बात करते हैं उसमें हम बोलते नहीं, ये स्पीक वाला बोलना नहीं है, तो इसमें टॉक आएगा। डू नॉट टॉक टू मच, हम ये नहीं कहते डू नॉट स्पीक टू मच। सीरियल नंबर 10, मैं बहुत सुखी हूं, आई एम वेरी हैप्पी। आपको पता होगा कि सुख और आनंद में फर्क है।
सुख हमें भौतिक चीज से मिलती है। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, एसी है, फर्नीचर अच्छा है, तो हमें सुख मिलता है। लेकिन कई बार एसी बेडरूम में महंगी मैट्रेस पे नींद नहीं आती। तो जो अंदर से उद्भवता है, अंदर से जो पैदा होता है दिल में, उसको आनंद बोलते हैं। इंग्लिश को आनंद में जॉय कहते हैं, JOY, जॉय। लेकिन यहाँ प्रश्न में सुखी शब्द है, तो मैंने सुखी का भाषांतर किया आई एम वेरी हैप्पी। हम हैप्पी भी कब होते हैं? जब अच्छा ड्रेस मिलता है, अच्छी घड़ी मिलती है, हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब देखो, इस प्रकार का हिंदी का शाब्दिक भाषांतर नहीं होता, तो मैंने मुक्त भाषांतर किया है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर मी, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये काफी अच्छा वाक्य है ये, मुक्त भाषांतर, एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर मी। सीरियल नंबर 11, मेरा बाबा मेरे साथ है या मेरे बाबा मेरे साथ है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में भी ऐसा कहते हैं, बाबा इज विथ मी। इसका मतलब ये नहीं वो भौतिक स्वरूप से हमारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद और उनकी हाजिरी भले भौतिक स्वरूप में नहीं हो, वो हमेशा हमारे साथ है। तो बाबा इज विथ मी। मेरी पसंद क्रिकेट खेलना है। अब जब हम पसंद की बात करते हैं और इस तरह से स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि मेरी पसंद क्रिकेट खेलना है, तो हम पहली पसंद की बात करते हैं। तो हम कहेंगे माय फर्स्ट चॉइस इज टू प्ले क्रिकेट। हम